इट्स गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS अंसारी में। और दोस्तों आज हमारे सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये अंतिम क्लास होने वाली है। आज हमारे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये आज समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे कल से, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस क्लास के जस्ट बाद 9 PM से रात 9 बजे से आपका जो सेकेंड पेपर है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका सेकेंड पेपर है इस सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनको भी आप ज़रूर अटेंड कीजिए। और उसमें आपका अभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होने के जस्ट बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला उसमें भी स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होगी और एग्ज़ाम तक आपको निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे। अभी आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप बस आसानी से पढ़ते रहिएगा और निश्चित रूप से आपके परीक्षाओं में जो क्वेश्चन है वो यहीं से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर आपको अलग से भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। अभी आपको जितना भी यहाँ पर ये PDF में पढ़ाया जा रहा है इसकी PDF फाइल भी आपको दे दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट पूरा समाप्त हो जाएगा उसके जस्ट बाद जो PDF फाइल है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। जो राष्ट्रीय सद्भावना होती है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है वो आपसे पूछा गया है। जातिवाद के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना प्रभावित होती है, प्रांतीयता के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना प्रभावित होती है, या सांप्रदायिकता के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना प्रभावित होती है, या उपयुक्त सभी। तो जो राष्ट्रीय सद्भावना है वो जातिवाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता सभी के द्वारा प्रभावित होती है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण इनमें से कौन सा एक नहीं है। बाल श्रमिक यहाँ पर आपको पता ही होगा बहुत ही कम एज में जो बच्चे हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं दुकानों पर या मजदूरी वगैरह, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, बाल श्रमिक। तो किस कारण से बच्चे जो है वो बाल श्रमिक बन जाते हैं, अत्यधिक गरीबी के कारण, ठीक है, बच्चे बाल श्रमिक बन जाते हैं। अशिक्षा के कारण भी बच्चे बाल श्रमिक बन जाते हैं। जनसंख्या जो लगातार वृद्धि हो रही है, रोजगार में कमी हो रही है, तो ये भी यहाँ पर बाल श्रमिक बनने के प्रमुख कारण है। जो यहाँ पर पूछा गया वो नहीं पूछा गया कि इनमें से कौन सा कारण है जो बाल श्रमिक बनने का कारण नहीं है। तो जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, वो बाल श्रमिक बनने का कारण नहीं है, ठीक। प्रतिस्पर्धा बाल श्रमिक बनने का कारण नहीं है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन। इसके बाद आपका अगला सवाल है, दिवास्वप्न। यहाँ पर एक किताब का नाम लिखा हुआ है दिवास्वप्न। ये किसकी पुस्तक है, यानी कि इसके राइटर कौन है। तो इस पुस्तक के जो राइटर होंगे वो होंगे गिजुभाई वधेका। गिजुभाई वधेका इस पुस्तक के राइटर हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक जो इनफॉर्मल एजुकेशन है जिसे आप कहीं पर भी किसी भी टाइम ग्रहण कर सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा, उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो इनफॉर्मल एजुकेशन की विशेषता है पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो अनौपचारिक शिक्षा की कौन सी विशेषता है, स्थान निश्चित होता है, स्थान निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है स्थान निश्चित नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, तो ये पॉइंट सही होगा। समय निश्चित नहीं होता, आप किसी भी समय अनौपचारिक शिक्षा ले सकते हैं, तो ये पॉइंट भी सही होगा, यानी कि ये सारी विशेषताएं। तो स्वतंत्रता होती है, इसमें आप किसी भी समय कहीं पर भी बैठकर अनौपचारिक शिक्षा ले सकते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। राजभाषा जो है वो हमारी कौन सी है, ठीक है। तो हमारी जो राजभाषा है वो दोस्तों हिंदी है, ये आपको याद रखना है। ये सवाल आपको कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल बस DLED एग्ज़ाम में ही आपसे पूछा जा रहा है। CTET या UPTET जैसी परीक्षाओं में भी, या फिर आपका जो सुपर टेट एग्ज़ाम होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये किसका कथन है। तो ये दोस्तों जॉन ड्यूवी का कथन है, जिसमें यहाँ पर आपका शिक्षक हो गया और शिक्षार्थी हो गया, यानी कि जो विद्यार्थी होता है, और जो आपका सिलेबस होता है, तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो जो शिक्षा है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ये शिक्षा का उद्देश्य है।
ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों के विकास, शारीरिक विकास करना, ये सारे उद्देश्य हैं। लेकिन जो यहाँ पर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना या सिखाना, ठीक है। सीखना या सिखाना ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ये इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। दूरवर्ती शिक्षा को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। जो दूरस्थ शिक्षा होती है, डिस्टेंस एजुकेशन, इसे और किन नामों से जाना जाता है ये आपको बताना है। पत्राचार की शिक्षा, जी हाँ दोस्तों, पत्राचार की शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन या स्वतंत्र अध्ययन भी इसी को बोलते हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। उपर्युक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर होगा, 208 का राइट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? जिसके अभी ऊपर मैंने आपको बताया, जॉन ड्यूवी का कथन है, ठीक है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है जॉन ड्यूवी ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, ठीक है। इसी कारण जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। तो शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसके बाद आपका अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर का, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, शिक्षण की रोचक और प्रभावी बना देती है। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है। ऐसी क्या चीज़ है जो शिक्षण को रोचक यानी कि छात्र इसमें रुचि लेने लगते हैं, और प्रभावी बना देती है शिक्षण को, जो हम सिखाते हैं तो बच्चों पर प्रभाव डाल दिए। तो क्या है? चित्रकला है, विज्ञान है, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या देखने की कला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। जो नई नई चीज़ें यहाँ पर प्रयोग की जाती हैं शिक्षण में, वो शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती हैं। अगला सवाल है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर ये कथन दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसका कथन है? ये जॉन ड्यूवी का कथन है, रूसो का है, फ्रॉवेल का या मॉन्टेसरी का है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कथन है ये फ्रॉवेल का है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? ये आपको बताना है, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। इसके बाद आपका अगला सवाल है 213, यहाँ पर ध्यान देंगे, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? अभिभावकों का है, समाज का है, शिक्षकों का या राष्ट्र का है? तो जनसंख्या शिक्षा में जो सबसे अधिक उत्तरदायित्व है वो टीचर्स का है, हमारे शिक्षकों का है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है 214 नंबर का, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है उसे अच्छी तरह से संचालित किया जाए, उसका क्रियान्वयन किया जाए, इसमें जो प्रमुख चुनौती है हमारे सामने वो आखिर क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है कहीं ना कहीं, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में भी कहीं ना कहीं कुछ दोष है सिलेबस में, इसके साथ ही शासकीय उदासीनता भी है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान नहीं देती है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, पाठ्य योजना का जो निर्माण है वो आवश्यक है छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु या छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु या शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। जो पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आखिर ये क्यों किया जाता है, ये किस लिए आवश्यक होता है? ये शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु, योजना के थ्रू बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये शिक्षण के लिए जो पाठ्य योजना है वो तैयार की जाती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। इसके बाद आपका अगला सवाल है 216 नंबर का, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है कैसी जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो परिवार के द्वारा सभी तरह की जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जाती है घर पर, माँ बाप के द्वारा, ठीक है, बड़े बूढ़ों के द्वारा जीवन व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, पारस्परिक सहयोग की, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की शिक्षा, जीविकोपार्जन किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका अगला सवाल है 270 नंबर का, वैदिक कालीन यानी कि गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? जो यहाँ पर वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो ये आपकी आदर्शवाद पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 218 का, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये आपका हो जाएगा उद्देश्य में, ठीक है। आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो उद्देश्य में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, राममूर्ति मिशन 1990 क्यों गठित की गई थी? राममूर्ति मिशन 1900 कमेटी जो थी, राममूर्ति कमेटी 1990 में क्यों गठित की गई थी आपको बताना है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने हेतु। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जो राममूर्ति कमेटी थी वो 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए
गठित की गई थी। आपको पता ही होगा 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, बनाई गई थी। तो इसकी समीक्षा करने के लिए ही राममूर्ति कमेटी का गठन 1990 में किया गया था। उसके बाद आपका अगला सवाल है, राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं, किससे थीं? उच्च शिक्षा से थीं, माध्यमिक शिक्षा से थीं, प्राथमिक शिक्षा से थीं या टेक्निकल एजुकेशन से थी? तो जो राधाकृष्णन आयोग गठित किया गया था, इसके जो संस्तुतियाँ थीं वो संबंधित थीं आपकी उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आपका अगला सवाल है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? ये आपको बताना है। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना जो प्रतिवेदन है वो 1935 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसके बाद आपका अगला सवाल है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो वैदिक शिक्षा का जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी उसके अलग अलग संस्कार थे। इसमें अलग अलग एज पर अलग अलग संस्कार होते थे, जिसके उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्य संस्कार, विस्मृत संस्कार। तो इस शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था ये उपनयन संस्कार था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे याद कर लें आप अच्छे से। जो प्रमुख संस्कार था वो उपनयन संस्कार था, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? शिशुअवस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या युवावस्था से? तो जो आपकी प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा है वो बाल्यावस्था से आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पता ही होगा आपको, बाल्यावस्था 6 से 12 एज रहती है, तो बाल्यावस्था में ही आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद देखेंगे आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो अरस्तु का है। ठीक है, शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अगर आप स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे से यहाँ पर जो एजुकेशन है वो ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इनका ये कथन है अरस्तु का। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। छात्र का या बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 226, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, यहाँ पर ये कथन है। और ये जो कथन है ये रूसो का है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कथन है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि बालक का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट की तरह है। ठीक है, और ये जो कथन है ये रूसो का, ये आपको याद रखना है। इसका सवाल 227, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? जो मदरसों में शिक्षा दी जाती थी वो किस लैंग्वेज में दी जाती थी? उसका माध्यम क्या होता था, मीडियम क्या होता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फारसी में जो शिक्षा थी वो मदरसों में दी जाती थी। इसके बाद आपका अगला सवाल है 228, 228, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी, किससे थी? वेदों से थी, रामायण से थी, कुरान से, बाइबल से। तो जो वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वो वेदों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो फ्रोवेल हैं ये किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता है। मॉन्टेसरी, आपको पता होगा मारिया मॉन्टेसरी ने ये मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली दी थी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल है 230 नंबर, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। तो पांडिचेरी में जिस महान शिक्षा शास्त्री ने एक आश्रम की स्थापना की थी उनका नाम था श्री अरविंद घोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 231, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया जाता है। तो ये जो 3 शिक्षण पद्धतियाँ बताई हैं ये किसने बताई हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, डाल्टन और रूसो। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है, ये मारिया मॉन्टेसरी ने किया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपको बताना है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 233 नंबर का, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी इसका मुख्य उद्देश्य था आपका प्रौढ़ों को, ठीक है, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। ठीक है, जो अधिक आयु के लोग हैं उनको जनाधिक्य के बारे में जागृत करना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, वोट का घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1954 में वोट का जो घोषणा पत्र है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो सर है वो गलत दी हुई है, जल्दबाजी में यहाँ पर ये गलत हो चुका है, ये 1854 होगा। ठीक है, वोट का जो घोषणा पत्र आया था वो 1854 में आता है, ये आपको याद रखना है। 1954 नहीं, आपका 1854 ईस्वी होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वोट का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? सन 1854 में। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल है 235 नंबर,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? तो ये सन 1986 में लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये आपको अभी कुछ देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये जॉन ड्यूवी का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये जॉन ड्यूवी का कथन है। इसके बाद 237 फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति क्या है? जो फ्रॉवेल ने यहाँ पर शिक्षण पद्धति प्रतिपादित की है वो है किंडरगार्टन, ठीक है। और मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति प्रतिपादित की है, ठीक है। ये सारी शिक्षण पद्धतियाँ आपको याद रखना है और आगे ट्रिक के द्वारा आपको बता दी जाएंगी। जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या है? जो जनसंचार है इसका यांत्रिक साधन क्या है? जैसे टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर, उपयुक्त सभी हैं। तो जनसंचार का जो साधन है, जो यांत्रिक साधन है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं, जिनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सारे के सारे यांत्रिक साधन हैं हमारे लिए। तो उपयुक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, किसके लिए है? प्रौढ़ों के लिए, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए या दिव्यांगों के लिए, ठीक है। तो प्रौढ़ों के लिए, जो उच्च आयु के लोग हैं, अधिक आयु के लोग हैं, ये प्रौढ़ों के लिए रूढ़िवादिता और निरक्षरता एक गंभीर समस्या है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सामाजिक मूल्य के उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान रखना। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता, ये सामाजिक मूल्य के उदाहरण हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय क्या है? जो वैदिक साहित्य है उसमें प्रयुक्त ये किया गया जो शिक्षा शब्द है उसका आशय क्या है? तो विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, ये सारे के सारे शिक्षा शब्द के आशय हैं जो कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त किए गए हैं। तो उपयुक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका अगला सवाल है 242 नंबर, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्धकाल में जो शिक्षा दी जाती थी इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति ही बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसे कहा गया है ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा विलियम जेम्स को शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद आज का अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और अगले सवाल से पहले, अंतिम सवाल से पहले एक और सवाल आपके सामने। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है और ये आपको ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद आज का अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरी प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इस क्लास के जस्ट बाद 9 बजे से आपके जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो उनको भी आप जरूर अटेंड करें। गिजुभाई वधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी, यानी कि बालकों को क्या कहा था? गिजुभाई वधेका ने बालकों को किसकी संज्ञा दी थी ये आपको बताना है। बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इनका जो कथन था, इन्होंने जो संज्ञा दी थी बालकों की वो थी बाल देवो भव की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।